हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लाइव प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम बहुत सारे हमारे पास आते हैं। उनमें से पहला जो जैव प्रक्रम है दैट इज पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, और उसमें दो टाइप के न्यूट्रिशन हैं, स्वपोषी और परपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्वपोषी प्रकार का पोषण। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को। तो क्या होती है फोटोसिंथेसिस, कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रॉ मटेरियल है यहाँ पे, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने नोट्स बनाए होंगे और आपको होमवर्क भी दिया गया था कि आप जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो आपको घर से रिवाइज करके लेके आनी है। तो यहाँ तक की बात तो क्लियर है। हम सीधे आगे बढ़ेंगे और अपने टॉपिक की बात करेंगे। प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं वो जैसे जैसे स्लाइड बढ़ रही है वैसे वैसे एक बार आप लोग देख लेंगे क्या क्या हमने पढ़ा है, और रिवीजन आप लोग खुद करते रहेंगे। देखो, जहाँ पर जो टॉपिक ऐसा होगा कि ये टफ है और इसका रिवीजन फिर से किया जाना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करते हैं। लेकिन जो ऐसे टॉपिक है जो एक बार आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएंगे और जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो वो आप कोशिश करेंगे कि खुद से यहाँ पे रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। चलो, ऑटोट्रॉपिक मोड की यहाँ पे बात हो रही है, स्वपोषी पोषण की बात हो रही है। हमने अभी तक जो बात की है वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण जो है, देखो पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। अपने भोजन के लिए जो रॉ मटेरियल है उसके लिए किसी भी लिविंग पे निर्भर नहीं रहते हैं। और यही रीजन है कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है यानी कि भोजन बनाने की जो प्रोसेस है वो पौधे के या पादप के हरे भागों में होती है। और अगर हम देखें तो मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस है वो पत्ती में होती है, इसीलिए पत्ती को फूड फैक्ट्री या खाद्य फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब हमने कहा पत्ती के किस भाग में फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसके लिए हमने पत्ती का टीएस देखा था, जिसमें हमने कहा कुछ हमारे पास सेल्स आती है जैसे अपर एपिडर्मिस है, जैसे मीजोफिल सेल है, जैसे कि लोअर एपिडर्मिस है। हमने कहा कि पत्ती की मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसका क्या रीजन है कि मीजोफिल सेल में होती है, क्योंकि मीजोफिल सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब हमने कहा क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो हमने डायग्राम बनाया क्लोरोप्लास्ट का। एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट जो है। प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली पड़ी थी, उसी के टाइप्स में से एक आता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। आपने पढ़ा हुआ है जब आप सेल पढ़ रहे थे क्लास 9th में। अब हमने बात की यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, बीच में है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसमें कुछ आपने कहा कुछ प्लेट जैसे स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, कुछ प्लेट जैसे रोटियां जैसे स्ट्रक्चर है। ये जो सिंगल प्लेट है इसको थाइलाकॉइड कहते हैं, और पूरा जो बंडल है यहाँ पर उसको हम ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, दो ग्रैनम के बीच में जो यहाँ पे थाइलाकॉइड है उसको हम स्ट्रोमल लैमेली यहाँ पे कहते हैं। अच्छा, ग्रैनम के अलावा, ग्रैनम या थैलाकॉइड के अलावा जो खाली स्थान, जो ये वाला स्थान है, इसको हम कहते हैं स्टोमा। ठीक है, हमने कहा थैलाकॉइड में ही फोटोसिंथेसिस होती है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि थैलाकॉइड में पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। यही रीजन है कि प्लांट्स जो है वो स्वपोषी होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हम में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अब हमने कहा ठीक है, चलो हमें समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस पत्ती की मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में होती है। लेकिन अब फोटोसिंथेसिस की बात अगर करें तो हमने कहा फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो थाइलाकॉइड में होती है, और डार्क रिएक्शन जो है वो स्टोमा में यहाँ पर होती है। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि लाइट रिएक्शन के लिए लाइट यानी कि सनलाइट की आवश्यकता होगी, और डार्क रिएक्शन जो है वो अंधेरे में भी हो जाती है, बट ये है कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट वहां पे काम आते हैं। तो पहला जो स्टेप है दैट इज लाइट रिएक्शन, पहला लाइट रिएक्शन होगा, और सेकंड स्टेप डार्क रिएक्शन होगा। क्योंकि लाइट रिएक्शन जब होगी और एज अ रिजल्ट वहां पे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका यूज होता है डार्क रिएक्शन में, तभी डार्क रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो पाती है। तो ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने कहा कि चलो पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में पहले लाइट रिएक्शन हम पढ़ते हैं जिसमें थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होगी। हमने थाइलाकॉइड का डायग्राम बनाया, तो मैंने थाइलाकॉइड को पूरा ऐसे नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ अपर जो सरफेस, अपर जो मेम्ब्रेन है वो बनाया है। बीच में ये वाला भाग जो है वो ल्यूमेन वाला है। ये जो पार्ट है ये हमारे पास खाली होना चाहिए था, या चलो ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। चलो थाइलाकॉइड की बात करते हैं।
हमने कहा थाइलाकॉइड में होते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, इसका नाम फोटोसिस्टम सेकंड है, इसका नाम फोटोसिस्टम फर्स्ट है। अच्छा ठीक है, डिफरेंस तो बाद में देखेंगे फोटोसिस्टम के, पहले ये समझते हैं कि फोटोसिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो पहले आओ इस मिड वाले पोर्शन में, जिसमें हमने कहा कि यहाँ पे जो मिड वाला पोर्शन है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक का नाम है एंटीना, ये जो है ये एंटीना बनाता है, और ये जो है ये रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अच्छा एंटीना जो बनाते हैं उनमें कौन कौन है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है और कैरोटीनॉइड्स है यहाँ पे, कैरेटीन, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट है यहाँ पे ये बनाते हैं एंटीना को। अब हमने कहा कि रिएक्शन सेंटर, ये तो क्या है यहाँ पे एंटीना है, ये एंटीना है। तो रिएक्शन सेंटर जो है वो कौन बनाएगा, रिएक्शन सेंटर बनाता है आपका क्लोरोफिल ए। सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है, एंटीना है, यहाँ पर ये तीनों पिगमेंट पाए जा रहे हैं, ये क्लोरोफिल ए है और ये रिएक्शन सेंटर बनाता है। यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ एंजाइम्स होंगे। तो इनके जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो अलग अलग होंगे और ये एंजाइम्स जो है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अलग अलग देखेंगे, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि ये क्लोरोफिल ए जो है और ये क्लोरोफिल ए जो है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाला जो क्लोरोफिल ए है ये क्या करता है, 680 नैनोमीटर की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा, फोटोसिस्टम सेकंड की बात हो रही है कि ये जो क्लोरोफिल ए है ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे क्लोरोफिल ए है ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये इनमें इनके रिएक्शन सेंटर में डिफरेंस होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में भी डिफरेंस होता है। फोटो सिस्टम में डिफरेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखो, ये जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर या ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये अभी काम आएगा और ये आगे और ज़्यादा काम आएगा। ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर पढ़ ली हैं तो आगे बहुत सारी चीज़ें इजी लगेंगी आपको। क्लास 11th 12th में आप ये चीज़ें सारी पढ़ेंगे, फिर आप हायर क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से पता होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आया। अच्छा एक और चीज़ ध्यान से देखो, हमने कल बोला था कि एंटीना कैसे बनता है और एंटीना जो है वो काम कैसे करता है। हमने कहा था कि जो यहाँ पे पिगमेंट होते हैं वो फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो जो लाइट है वो जो यहाँ पे एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर पिगमेंट, ऐसे कर करके ये जो लाइट है वो पास हो करके फाइनली लाइट पहुंचती है आपके रिएक्शन सेंटर यानी कि प्लांट के रिएक्शन सेंटर में, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये पढ़ने के बाद, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद, और हमने सीक्वेंस भी बोला था, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड है इसका क्लोरोफिल ए जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसका जो क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आपको बताना ये है कि ज़्यादा एनर्जी की लाइट को कौन सा क्लोरोफिल या कौन से फोटो सिस्टम का क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है। मैं रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन क्या है, किस फोटो सिस्टम का क्लोरोफिल ए ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, चलो बताओ। चलिए आगे बढ़े यहाँ पे, अब बताओ इसका आंसर क्या आया। देखो अगर आपको ध्यान होगा तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बोला था, देखो एंटीना का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जो क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, ये सारे पिगमेंट यहाँ पर हैं। अब ये किसी न किसी वेवलेंथ की लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हमने कहा इस पिगमेंट ने सबसे हाई एनर्जी वाली लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है, तो इसमें यहाँ पे जो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बोला था E = 1/λ। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ को बताता है, E जो है वो एनर्जी को बताता है। ये हमने यहाँ पे रिलेशन देखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर E इंक्रीज होगा तो लैम्डा जो है वो डिक्रीज होगा। यही तो बोला था, जब अगर एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है इट मीन्स की वेवलेंथ कम है, और इन केस अगर वेवलेंथ यहाँ पे ज्यादा हुई तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। यही तो रिलेशन हमने देखा है E और लैम्डा में। तो देखो सबसे पहले तो इनकी वेवलेंथ लिख लेते हैं, चलो
फॉर एग्जाम्पल इसकी जो वेवलेंथ है वो आपने कहा 450 है, ठीक है। इसकी क्या है यहाँ पे 450 है। इसकी क्या है फिर 480 है, इसकी 500 है, इसकी 510 है, इसकी 520 है, इसकी 530 है, इसकी 550 है, इसकी 580 है, इसकी 600 है, इसकी 610 है, इसकी 630 है, इसकी 650 है। ठीक है, विजिबल है, ऐसा तो नहीं है कि हौच पौच हो रहा है। हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये 30 है, ओके, और ये 5 है। ये पिगमेंट है और ये पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम हाईलाइट कर लेते हैं। चलो, अब हमने बोला कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसका जो यहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ होगी, वो सबसे कम होगी। अब सबसे कम वेवलेंथ कौन सी है, अगर हम सब में देखें तो हमने कहा 450 जो है वो सबसे कम वेवलेंथ है, ठीक है। अच्छा, इसमें नैनोमीटर ही लिख लेना, मैंने सब में नैनोमीटर नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सबसे कम नैनोमीटर सबसे कम वेवलेंथ की लाइट का मतलब है कि सबसे ज्यादा एनर्जी, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी वाली ये लाइट होगी। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि जब भी कोई पिगमेंट किसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है, कुछ टाइम बाद ही इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और इसमें जो एनर्जी है वो एमिट होती है हीट की फॉर्म में, यहाँ पे लाइट की फॉर्म में। एनर्जी की जो एनर्जी होगी वो सारी जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है। अब आपने कहा ये जो एनर्जी है, ये जो लाइट या एनर्जी जो है, ये क्या होता है, यूज की जाती है या तो हीट की फॉर्म में, ठीक है, या तो लाइट की फॉर्म में, या इस एनर्जी को कोई दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। अब जब दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा तो बताओ क्या वो सेम एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्या वो सेम वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब पिगमेंट ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया और जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने में भी तो एनर्जी यहाँ पे खर्च हुई है। जब इसका इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में आ रहा था तो उसमें भी तो आपने कहा, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट में एनर्जी यूज हुई, इसने एनर्जी को खर्च किया है, तो एनर्जी कम हो गई है। एनर्जी कम होने का मतलब है कि इसकी वेवलेंथ बढ़ गई है। तो नेक्स्ट जो हमारा पिगमेंट होगा उसकी जो यहाँ पे वेवलेंथ होगी वो 450 से ज्यादा होगी, ठीक है। 450 से ज्यादा होगी इसकी वेवलेंथ, और जो ये एनर्जी है ये एनर्जी कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में वो एनर्जी वहां पे कम होगी। अब हमने बोला, अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि किस फोटो सिस्टम का क्लोरोफिल ए ज्यादा एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो जिसका यहाँ पे ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी कम एनर्जी होगी और जिसकी कम वेवलेंथ होगी उसकी ज्यादा एनर्जी होगी, यही तो बोला है। तो 700 और 680 में से आपने कहा जो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इट मीन इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो क्लोरोफिल, उसके कंपैरिजन में। अब एंटीना कैसे बनता है इसको देखो, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, जब भी यहाँ पर पिगमेंट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक पिगमेंट से दूसरी पिगमेंट में ट्रांसफर होती है, तो ये सीक्वेंस वाइज होती है। जैसे अब इस पिगमेंट ने क्या किया, यहाँ पे 450 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पिगमेंट से जो यहाँ पे एनर्जी पास होगी वो किस पिगमेंट में होगी, क्या इस पास वाले में होगी, ठीक है, ये सीक्वेंस वाले में होगी। तो देखो 450 के बाद कौन सा नंबर आता है, सब में से आप देखेंगे 450 के बाद जो है 480 आता है। तो आपने कहा कि इस पिगमेंट की लाइट ये वाला पिगमेंट पहले एब्जॉर्ब करेगा, ना कि इसके पास वाला, क्योंकि ये सीक्वेंस भी चल रहा है, ये अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कि किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाना है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो आपने कहा कि 450 नैनोमीटर की इसने लाइट एब्जॉर्ब की है, फिर ऊर्जा खर्च हुई है, फिर इसकी जब ऊर्जा खर्च हुई है मतलब कि इसकी वेवलेंथ बढ़ गई होगी। इसकी वेवलेंथ बढ़ गई होगी तो देखो इतनी थोड़ी बड़ी होगी कि 500 पे पहुंच गई, पहले 480 पे तो गई होगी ना। तो ये जो है पिगमेंट इसकी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 480 के बाद 500, देन 510, देन 520, देन 530,
then 550, then 580, then 600, then 610, then 630, then 650 और उसके बाद ये जाता है रिएक्शन सेंटर के पास जो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्लोरोफिल है, इसी वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये मिलकर के बनाते हैं क्या, रिएक्शन सेंटर, और ये पूरा लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर है। ठीक है, अब देखो आप समझ में आया कि क्लोरोफिल का क्या काम है। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे किसमें, इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर है उस तक जब हमारे उसने क्या कर दिया है, जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, 600 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये हमें आज पढ़ना है। ये चीजें तो हमने पढ़ ली थी, ये हमें आज पढ़ना है। तो इतनी बातें हो गई क्लियर, इसको इरेज कर दूं। चलो जल्दी से फोटो सिस्टम बना लो पहले तो। ये है क्या, थाइलाकॉइड, ये है फोटो सिस्टम सेकेंड, एंड ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट। लिख लो, पीएस सेकेंड है, ये फोटो सिस्टम शॉर्ट में है, और ये पीएस फर्स्ट है। यहाँ पर हमने कुछ ऐसे बनाया था, ये एंटीना है और ये रिएक्शन सेंटर है। इसमें भी सेम यही चीज हमने बोली है कि ये एंटीना है और ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है। अच्छा, बीच में हमारे पास कुछ और चीजें आती हैं, इनको मैं नाम अभी नहीं दे रही हूँ, जैसे कि फाइटोक्विनोन होगा, साइटोक्रोम होगा, ये सारे नाम होते हैं, लेकिन ये मैं नाम नहीं बता रही क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में हो जाएगा। इसको हम कंबाइन, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ ये कि जो एनर्जी है वो गई किसके पास, इसके पास। किसके, ये कौन है, क्लोरोफिल ए है, इसका भी नाम लिखना पड़ेगा हमें, क्लोरोफिल ए है ये, और ये करेगा 680 नैनो, नॉट 600, ठीक है, 680 नैनोमीटर की लाइट को ये इसने एब्जॉर्ब कर दिया है। आपको ध्यान होगा हमने बात की थी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होगा। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे। और यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका अभी हम नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि फिलहाल इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसको यहाँ पे ये क्या करता है, रिसीव करेगा। ठीक है, अभी इसी में ये प्रोसेस चल रही है, इसमें नहीं चल रही, ऐसा नहीं कि इसमें भी हो रहा है इसमें भी, अभी इसमें चल रहा है, यहाँ से आगे जाएगा। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, देन यहाँ जाएगा, देन यहाँ जाएगा, और इसी बीच में कहीं क्या होता है, ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। क्या बना, ATP बना, फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, यानी कि ऊर्जा बन रही है। ठीक है, ये पहले इतनी बात वो करो, इतनी बात नोट करो। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से देखो, ध्यान दो, यहाँ से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिसीव करेगा ये वाला क्लोरोफिल, ये वाला क्लोरोफिल ए, क्योंकि हमें पता है कि ये जो क्लोरोफिल ए है ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पास होता गया तो जो एनर्जी है वो कम होती गई और वेवलेंथ बढ़ती चली गई, तो ये इसने 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। अब ये क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे, और इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देगा FD, पैराडॉक्सिन होता है, FD को ये इलेक्ट्रॉन देता है। FD क्या करता है, FD क्या करेगा, यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये करेगा NADPH का फॉर्मेशन। ये क्या हुआ, अभी बात करते हैं इसके बारे में, रुको। अब देखो यहाँ पे इसका एक तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या नहीं होगा, होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। आपको याद होगा रॉ मटेरियल की बात हमने की थी कि क्या क्या रॉ मटेरियल हमें चाहिए, और हमने पानी की भी बात की थी।
क्लोरोफिल का काम जो है वो हमें समझ में आ गया है। सनलाइट का काम आपको समझ में आ रहा होगा, एटीपी बन गया है, NADPH भी बन गया है, ये ऊर्जा है, ये एनर्जी की फॉर्म होती है। एनर्जी है जिस रूप में संचित रहती है उनको एटीपी कहते हैं, ठीक है। NADPH जो है वो भी क्या है, ऊर्जा का ही रूप है। तो इन दोनों का काम हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या बना रहा है, एनर्जी को बना रहा है, यानी कि एटीपी को बना रहा है। और क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, अब पानी पे आते हैं कि पानी का क्या काम है फोटोसिंथेसिस में। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है, इस केस में जो पानी यहाँ पे आया है, जो H2O है, जो पानी है, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है H प्लस O2 में। ये जो H प्लस है इसका यूज हो जाता है इसके द्वारा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या कर लेगा, यहाँ पे दूर कर लेगा, ये यहाँ पे H प्लस आयन को ले लेगा। ऑक्सीजन जो है वो ल्यूमेन में बना है और ये स्टोमेटा के द्वारा सेल से बाहर रिलीज हो जाएगा, जो कि हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। कहाँ से आई वो ऑक्सीजन, वाटर के ब्रेक डाउन से, हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। पानी टूटा और पानी के ब्रेक डाउन से क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो गई है। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जो ऑक्सीजन का निर्माण है वो कहाँ पर हो रहा है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे या ल्यूमेन में, तो ल्यूमेन में हो रहा है, ठीक है। चलो, अब ये जो प्रोसेस है, आपने कहा ये प्रोसेस ऐसे आगे चलेगी, ठीक है, ये आगे ऐसे चलेगी कि H प्लस आयन टूट रहे हैं, ये आगे चल रहा है, ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, ये दोनों क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है, ये होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आप समझ रहे होंगे कि FD ने ये जो है इसने कैसे NADPH को बनाया। देखो, इतना डिटेल अभी है नहीं हमारे पास, और ये भी हम थोड़ा सा जो डीप है, थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं, आपकी बुक में इतना डीप में नहीं होगा। वो हम इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। क्लास 11th में आपके पास चैप्टर आएगा और उसमें आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तब आपके पास बहुत डिटेल होती है, तब आपको ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज हो रहे हैं इनका नाम, ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनका नाम, FD से कैसे NADPH बना, ये सारी चीजें आपके पास आती हैं। एक आइडिया ले लो कि क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में। अब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ऐसा ही होता है कि ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, लाइट रिएक्शन कंप्लीट है, ये लाइट रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, एक बार आप लोग नोट कर लो। चलो, अब बारी आती है डार्क रिएक्शन के बारे में। तो देखो, डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैं एक आइडिया आपको दे देती हूँ। तो ये थैलाकॉइड है, ठीक है, ये थैलाकॉइड है, और थैलाकॉइड से बाहर चलो ऑक्सीजन निकल गई है, तो मैं ये इरेज कर लूँ, ये तो आपको समझ में आ रहा। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि थैलाकॉइड जो है, थैलाकॉइड के अलावा जो एरिया है वो किसका होगा, स्टोमा का होगा, ठीक है। स्टोमा हमने बोला था, यानी हम प्लास्टिड के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये पूरा क्या है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड के बंडल पड़े हैं, हमने एक थैलाकॉइड को लिए कि कैसे इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, हमने इस बारे में बात की। अब थोड़ा स्टोमा में आ जाओ कि स्टोमा में क्या हो रहा होगा, के लिए हमें चाहिए पेन, ठीक है। अब देखो, स्ट्रोमा में यहाँ पे क्या क्या आया है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ATP है प्लस NADPH है, ठीक है। और देखो यहाँ पर हमने बोला रॉ मटेरियल की बात चल रही थी कि क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। हमने सनलाइट का काम देख लिया, क्लोरोफिल का हो गया है, H2 का हो गया, CO2 रह जाता है। तो डार्क रिएक्शन में जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस CO2 होगा, ठीक है। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल क्या बनेगा, यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, प्लस यहाँ पे H2O बनेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे और क्या बनेगा, ADP बनेगा, ATP खड़ चुकी तो ADP बनेगा, NADPH से NADP बनेगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, हमारा तो मेन जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम लिखें तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ डार्क रिएक्शन यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ये होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए ATP और NADPH जो है वो नेसेसरी है। ये होती है फोटोसिंथेसिस।
और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डार्क रिएक्शन के बारे में भी बात कर ले कि क्या हो रहा है डार्क रिएक्शन में। एक बार आप लोग सारी चीज़ें जो हैं वो घर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।